व्हेन आई से दिस यू कैन ट्रस्ट मी कि इस वीडियो के बाद तुमको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी बात करेंगे, दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगाऊं अपनी नीट की सक्सेस स्टोरी के लिए, आपने कैसे यूज़ किया, दी बायोलॉजी याद नहीं होती, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, तो बायोलॉजी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको फिजिक्स, आपको केमिस्ट्री में भी आपको इंडिविजुअली दी ऑर्गेनिक के कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक का क्या करूं और फिजिकल का क्या करूं, दी बोर्ड एग्जाम्स अभी खत्म हुए हैं, कौन सा बैच सफिशिएंट है, कौन से टीचर सफिशिएंट है, हर एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो जस्ट I request you कि if you are serious about your preparation, just do listen to this video till the end and you will get answer of every possible question जो आपके हैं अगले 60 दिनों के लिए। And उसके बाद I just request you one thing कि comment section में बताना कि तुम्हें वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, और let me tell you कि आप मेरे से कैसे रिलेट कर सकते हो। क्यों दी ने जिस साल सिलेक्शन किया ना, दीदी का जिस दिन सिलेक्शन हुआ, दी ने अपना सिलेक्शन ऑलमोस्ट 75 डेज में गारंटी किया था। लाइक आई गॉट माई मेडिकल कॉलेज इन जस्ट 75 डेज। आपने जिन्होंने मेरी स्टोरी देखी है उनको पता है कि आई वॉज हैविंग अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम, सो आई ट्राइड माई बेस्ट। मैं तुम लोगों से भी एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी बच्चों, बाकी तुम्हारे हाथ में कुछ हो नहीं हो, लेकिन ट्राइंग योर बेस्ट इज समथिंग जो आपके हाथ में, राइट? तो जस्ट डू प्रॉमिस मी वन थिंग कि दी नो मैटर वॉट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, दैट इज द वन पॉसिबल थिंग आई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। ठीक है, तो सबसे पहले और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ दैट यू विल गिव योर बेस्ट शॉट। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ पहले स्टार्ट करने से पहले, वो ये कि फॉर द नेक्स्ट 60 डेज डोंट थिंक कि दीदी रिजल्ट क्या होगा। तुमको पता है ओवर थिंकिंग और डेस्परेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सबसे बड़े दुश्मन है। एंड व्हेन आई से दिस यू हैव टू बिलीव इट। तो तुम क्या करते हो ना, दी आज 12 घंटे पढ़ा, अगले दिन फिर डिप आ गया, अगले दिन फिर 13 घंटे पढ़ा, अगले दिन डिप आ गया। तो इस वीडियो में तुमको सारी स्ट्रैटेजी बता दूंगी, बस एक सीधा सा रास्ता जिसको तुमको फॉलो करना है, एंड आई कैन अश्योर यू कि दिस विल गारंटी योर सक्सेस इन एवरी पॉसिबल वे। ठीक है, तो अब हम बात करें दी स्टार्ट कहाँ से करें। देखो, अब जो तुम्हारे भगवान है, कौन से भगवान दी, हमारे नीट 2024 के जो भगवान है। ठीक है, नीट 2024 में तुमको सिलेक्शन चाहिए ना, दी कम रिसोर्सेज, कम पढ़ाई और ज़्यादा मार्क्स, तो तुमको 4 चीज़ों पे पिलर फोकस करना है। पहला है तुम्हारी एनसीईआरटी माता, भगवान है, सीधी भगवान, मतलब यही एक भगवान है जो तुमको स्वर्ग का रास्ता दिखा सकती है, एमबीबीएस कॉलेज का। दूसरा दी पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू ऐसा नहीं है कि तुमको पीवाईक्यू सिर्फ नीट का करना है। ठीक है, पीवाईक्यू में तुमको 3 चीज़ों का पीवाईक्यू करना है। एक हो जाएगा तुम्हारे नीट का, दूसरा हो जाएगा तुम्हारे एम्स का, और तीसरा हो जाएगा तुम्हारा जेईई मेंस का। ठीक है, दी कब से कब तक करूँ, तो ये भी तुम लिख लो। जो नीट का पीवाईक्यू है वो तुमको करना है 2015 के बाद। दी तो मैं 32 साल का कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले 32 साल पहले एनसीईआरटी अलग थी, क्वेश्चंस बहुत बाहर से हैं, तुमको बायो के क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे, तो इट्स बेटर टू सॉल्व द क्वेश्चन आफ्टर 2015। फिर याद करते हैं एम्स का। एम्स के क्वेश्चन तो वैसे बहुत पुराने हो चुके हैं, तब भी तुम 2014-15 से कर सकते हो, और इसके असर्शन रीजन्स तुम एक बार देख लो। ठीक, फिर आता है तीसरा जेईई मेंस का। तो जेईई मेंस के क्वेश्चन 2021 से कर सकते हो, सिर्फ वो चैप्टर्स, वो टॉपिक छोड़ देना जो कि तुम्हारा अभी सिलेबस से हट गया है। ठीक, अब आता है एग्जाम्पलर। दी एक छोटी सी किताब है यार, आप 20 क्वेश्चन करने के लिए एक नई किताब बोलो। भाई ये एक ऐसी किताब है ना जिससे मैं गारंटीड लिख सकती हूँ कि तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। तुम या तो एग्जाम एमसीक्यू आ जाए, या तो तुम्हारा AR आ जाए, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना एग्जाम्पलर के, वाई वगैरह वाले, तो तुम एग्जाम्पलर छोड़ नहीं सकते। अब दी नोट्स और लेक्चर, इसके बारे में बताइए। देखो नोट्स अब तुम डिटेल तो बना नहीं सकते, दी एक महीने में डिटेल क्या बनाऊंगा, रिवाइज क्या बनाऊंगा करूंगा, ठीक है, तो डिटेल नहीं बना सकते। और तो तुमको क्या करना है, नोट्स यूजुअली तुमको 1 शॉट से कवर करने हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर्स को छोड़ के, एक्सेप्ट फ्यू। अब वो भी हम देख लेंगे कि कौन से हमारे फ्यू वो चैप्टर्स हैं जिनके नोट्स हम 1 शॉट से नहीं कर सकते, और क्यों नहीं करेंगे जी उसको 1 शॉट से, ये भी आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक, अब आता है हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ पे कि दी बायोलॉजी के लिए क्या करें। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी देखें। देखो बायोलॉजी है तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है ना, किसका है फेवरेट, तुम्हारा फेवरेट है। क्यों फेवरेट है पता है, तुमने इसको फेवरेट बना दिया है। देयर इज नथिंग कि बायोलॉजी ईजी हो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट, ऐसा तो है ही नहीं। तुम लोगों ने नालायक को डिफरेंशिएट किया, तुम भेदभाव करने वाले बच्चे हो। ठीक है, तो फेवरेट सब्जेक्ट है तुम्हारा, फिर भी तुमको बायोलॉजी में तुमको ऐसा लग रहा है कि दी 350 का कॉन्फिडेंस तो मैंने बहुत कम बच्चों का देखा, दी 350 ले आऊँगा। अब 350 के पीछे से फैक्टर हमारी एनसीईआरटी नहीं है, और ना फैक्टर हमारे सिर्फ डिवीजन है, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो अगर हमको एक्सेल करना है बायोलॉजी में, तो मैं तुमको देखो 3-4 की पॉइंट्स बताती हूँ। सबसे पहला की पॉइंट जो तुमको अगर बायोलॉजी में 350 लाना है, तो बेटा आज से 4 चैप्टर्स एनसीईआरटी के पढ़ने शुरू कर दो रोज।
रोज़ का मतलब पता है तुमको क्या होता है? डेली, नो एक्सेप्शन। दी 4 चैप्टर्स पर डे। कैसे करूँ? डिफिकल्ट लगते हैं, बड़े हैं, कुछ नहीं करना, तेरे को याद नहीं करना, तुझे सिर्फ रीड करना। यू ओनली हैव टू रीड 4 चैप्टर्स, मतलब 1 यूनिट के आसपास ऑलमोस्ट तुम्हें पर डे रीड करना है। अगर तुम 4 चैप्टर्स करते हो तब तुम हर 10 दिन पे जाके ऑलमोस्ट 30 चैप्टर्स है, मान लो हर 7-8 दिन पे जाके एक बार किताब खत्म कर पाते हो। तुमको बायोलॉजी की एनसीईआरटी 10 से 12 टाइम्स बेयर मिनिमम रिवाइज करनी है। कितनी? 10 से 12 बार। एंड व्हेन आई से दिस, अगर तुमको एक अच्छा स्कोर चाहिए बायोलॉजी में, जो बच्चे जिनको सिर्फ 500 चाहिए, बेटा एक चीज़ कर लो अच्छे से, बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत हद तक तुम्हारी नैया बिना मेहनत के पार लग सकती है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा दूसरा। दी अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करूँ? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के से भी पहले तुमको जो एक चीज़ मुझे बतानी है वो ये कि बेटा इसके जो मैप्स है, मैप्स नहीं दी, फोटोग्राफ्स है, ठीक है। इवोल्यूशन में जो डेट्स दी हुई हैं, किस सीक्वेंस में डेट दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है तुम्हारे, इसको एनसीईआरटी के अलग अलग पन्ने में फर्रे बना के लिख लो। देखो, एक पेजेस लेते जाओ ऐसे छोटे छोटे, ठीक है। और इसमें या तो अगर लेक्चर भी देख रहे हो तो वो भी बताएंगे कैसे करना है। इसमें सारी एनसीईआरटी के डेट्स, साइंटिस्ट, वो ऐसे लिखते जाओ। या तो अगर तुम्हारी एनसीईआरटी में स्पेस बची है, तुम साफ सुथरे एनसीईआरटी पढ़ने वाले बच्चे हो, तो एनसीईआरटी के साइड में जो व्हाइट पेज लिखा है उसी में लिख सकते हो। अब देखो, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस बात करते हैं, फिर लेक्चर आते थे। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमको कहाँ से करना है? अगेन मैंने तुमको बता दिया, नीट है ना, जेईई मेंस और एम्स, और एक और एग्जाम्पलर, ठीक है। कुछ लोग डीपीपी कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि दी डीपीपी में नीट और एम्स के पीवाईक्यू है, तो ठीक है। दी जेईई मेंस कहाँ से आता है? बायोलॉजी में। अरे नालायक को समझ जाओ, मतलब ये 3 पीवाईक्यू हमको हर अलग इंडिविजुअल में पार्टिसिपेट करना पड़ना है, ठीक है। अब आते हैं लेक्चर्स। दी आपने किन के लेक्चर देखे थे? तो देखो, ये बिल्कुल भी कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैंने जिन टीचर से पढ़ा है, आई ओ देम, आई रिस्पेक्ट देम, मैं तो पूरी ज़िंदगी उनका प्रमोशन कर सकती हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। तो मैंने लेक्चर लिया था सीप मैम से, मेनली जूलॉजी के लिए, ठीक है। गरिमा मैम के यूजुअली 1 शॉट देखे थे जो एनसीईआरटी वाला था, और ऋतु मैम के लेक्चर्स देखे थे मैंने फॉर बॉटनी, ठीक है। एंड व्हेन आई से दिस, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, तो लेक्चर्स देख लिए मैंने, और उन्होंने काफ़ी कम टाइम में करवा के रखा है, काफ़ी कम टाइम में। तो तुम बस वही करो और प्रॉपर रिवाइज करते रहो। दैट शुड बी योर प्री रिक्विजिट। अगर बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना है तो तुम्हारा प्री रिक्विजिट शुड बी प्रॉपर रिवीजन, ठीक है। बार बार रिवाइज करो। मैम के जो नोट्स है उसको अलग से कॉपी बनाने की जगह पन्ने लिखते जाओ, लेते जाओ, और हर एक बायोलॉजी के पेज के साथ चिपकाते जाओ। तुम्हारी भले 600 पेज की बायोलॉजी की एनसीईआरटी बन जाए, लेकिन ऐसा हो कि तुम एग्जाम से एक दिन पहले खोलो किताब, तो तुमको सिर्फ नोट्स रिवाइज करने पड़े हो, लेकिन तुमको पता हो कि दी मैंने पूरी एनसीईआरटी कवर कर ली। अब दी एक और चीज़, बायोलॉजी याद फिंगर टिप पे कैसे करूँ? अब देखो, बायोलॉजी को सही करने का तुम्हारा एक बेटर तरीका क्या है? देखो, तुमको बच्चों 80% चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है। रिवाइज लिख रहे हो, देख रहे हो, मेमोराइज कर लेते हो तुम। जो तुम्हारे पास दिक्कत होती है वो तुम्हारा 20% सॉल्यूशन है ना, 20% का सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो, ये जो 20% चीज़ें हैं ना, इसके लिए जैसे हम तुमने फॉर्मूला शीट सुना है ना, वैसे हमको इसको बायोलॉजी चीट शीट बनानी है। और ये किसी का खरीदो, मतलब किसी से भी लो मत, सीट लिखते, देख रहे हो, किसी से लो मत, तुम खुद का बनाओ। क्योंकि देखो, 20% में भी मेरे लिए डिफरेंट हो सकता है, तुम्हारे लिए डिफरेंट। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, लिविंग वर्ल्ड अगर हम बात करें तो दी मुझे सब चीज़ें याद रहती है, मैं कंफ्यूज किस हो जाता हूँ? 1.7 to 1.8 मिलियन, पहला कन्फ्यूजन। दूसरा, जो एग्जाम्पल्स हैं वो, तो क्या करो, एक पेज ले लो बस, और जितना तुम्हारा कन्फ्यूजन है उसको उस पेज में लिख दो, और कोशिश करो कि मोर फ्रीक्वेंट रिवीजन करो। क्योंकि बच्चों, जो चीज़ तुमको आज आती है वो तुमको कल भी आएगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस में जा चुका है। लेकिन जो चीज़ तुमको आज नहीं आती वो कल भी नहीं आएगी मोस्ट प्रोबेबली। तो हमको करना क्या है? जो चीज़ हमको नहीं आती है उसको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। और कैसे बनाएंगे? इस तरीके से, ठीक है दी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पर। लॉन्ग लेक्चर्स के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि 90% जो नोट्स है, मतलब मैम जो भी करवाती हैं, मैम सर जिनसे भी आप पढ़ते हैं, ऑल आर वेरी गुड, ऑल आर जस्ट परफेक्ट। टीचर्स गुरु होते परफेक्शन के लिए, ठीक है। तो उनमें क्या, देखो 90% वो मेनली एनसीईआरटी ही कवर करवाते हैं, है ना, और 10-20% शायद वो तुमको एक्स्ट्रा लिखवाते हैं फॉर एन एक्स्ट्रा एज कि तुमको दिक्कत नहीं हो, राइट। तो उस एक्स्ट्रा को तुम एनसीईआरटी में अपने चेप लो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, दी पीवाईक्यूज की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, बार बार करूँ, अलग अलग क्वेश्चन करूँ नहीं। अब जो तुम्हारे पास टाइम है वो पीवाईक्यू तुमको एक ही तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर, डीपीपी जो भी करो, एक ही तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज़, और अगर जो तुमसे पीवाईक्यू नहीं बना तो तुमको करना क्या है? ऐड दैट लाइन ऑफ पीवाईक्यू इनटू योर एनसीईआरटी, ठीक है। डायरेक्ट का डायरेक्ट, देख रहे हो, इनटू ऑन टू लिख रहा था,
मतलब क्या दी, समझो मुझसे लिविंग वर्ल्ड में एक गलती हो गई कि दी मैंने 1.87 से 1.8 मिलियन की जगह बिलियन चूज कर लिया, मतलब मेरा एमसीक्यू तो गलत हो गया ना। तो अब मैं एनसीईआरटी में ये लाइन उठा के लिख लूंगा और मिलियन को ऐसे गोला 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 पूरा घिस दूंगा कि अगली बार मिलियन तो नहीं गलत होना चाहिए, पूरा किताब गलत हो जाए, मिलियन नहीं गलत होना चाहिए, ऐसा। ठीक है दी यार आप बहुत बड़े कार्टून हो, यस पता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट परफेक्ट सब्जेक्ट की तरफ, और आई गेस मैं जितने बच्चों से मिलती हूँ उसका मोस्ट डरावना सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। नालायक हो तुम नालायक हो, तुम केमिस्ट्री के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो, बिल्कुल भी सही नहीं है। दी बायोलॉजी अच्छी लगती है, इनऑर्गेनिक अच्छी नहीं लगती, तो हो ही नहीं सकता, दोनों थ्योरी है, दोनों का इक्वल टाइम चाहिए, बल्कि इनऑर्गेनिक के तो चैप्टर्स भी नहीं है, बहुत कम चैप्टर्स है। पर फिर भी दी बता दो यार, इनऑर्गेनिक के लिए ऑर्गेनिक के लिए क्या करूँ। अब देखो केमिस्ट्री में मैं तुमको क्यों गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि आई माई सेल्फ हैव स्कोर्ड 95%, 95 मार्क्स, परसेंट क्या होता है, 95 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम्स एंड 141 मार्क्स इन 2021। इतना ही तुम्हारे आ जाए काफ़ी है, ठीक है। और मैंने तो सिर्फ 75 डेज में किया, तुम 60 डेज में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो गलतियां मैंने की वो तुम्हें समझा देती हूँ। देखो सबसे पहले हम बात करते दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कुछ बता दीजिए, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो सबसे पहले जब भी पढ़ने बैठोगे तो अफर्म योर सेल्फ कि दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इजी फॉर मी, ठीक है। अब इनिशियली तुम्हारा दिमाग क्या बोलेगा, चल क्या समझ जाओ, ठीक है क्या मजाक कर रहा है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, कल तक तो तू बहुत रो रहा था ऑर्गेनिक के लिए, आज तुझे पसंद आने लगी कैसे। बट ऑन अ रिपीटेटिव इंटरवल ऑफ टाइम तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब तुम्हारा सबकॉन्शियस मान जाएगा ना कि इसके लिए ऑर्गेनिक ईजी है, तो ईजी है और ईजी होने लगेगी, तुमको रिएक्शंस बनने लगेंगे, तुमसे इक्वेशन सॉल्व होने लगेंगे। एंड व्हेन आई से दिस, अपने हर एस्पेक्ट को बदलो अपने एफर्मेशन से। रिपीटेटिव एफर्मेशन इज द ओनली की जिससे तू बहुत आगे बढ़ सकता है बिना एनी डाउट, ठीक है। अब हम बात करते हैं दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स कहाँ से लूँ। देखो यूजुअली मैंने जितने बच्चों को देखा है वो पंकज सर को फॉलो करते हैं, आप भी कर सकते हैं। दी आपने कौन से सर को फॉलो किया था, तो यार देखो मैंने देखे थे ऑर्गेनिक के वन शॉट, जिसमें मैंने फॉलो किया था वीटी सर को, ठीक है, और अरविंद सर को। अगेन दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ पेड वीडियो, बट हाँ वो मेरे गुरु जैसे हैं दोनों के दोनों, तो मैंने उनसे पढ़ा है, तो क्या दिक्कत है, क्या पता तुम्हारा भी वो हो जाए, ठीक है। तो मैंने वन शॉट देखे थे, और दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर के वन शॉट देखो, सारे ही 12th के चैप्टर के। देखो ऑर्गेनिक में क्या करो, जो तुम्हारे 12th के चैप्टर्स है उनके वन शॉट कर लो सारे के, और वन शॉट के बाद एनसीईआरटी रीड कर लेना बेटा, एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है और 12th की ऑर्गेनिक की, ठीक। और जो 11th वाला पोर्शन है, अगर वो वन शॉट से समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसका एक बार कर लो डिटेल लेक्चर या 3-4 दिन देकर, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है तुम लोग के लिए भी, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो टफ पड़ता है एक्चुअली में, ठीक है। तो 12th की वन शॉट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 12th का वन शॉट से बाहर नहीं आएगा, एनसीईआरटी ही आएगा, बस इतना ही आएगा। अब दी ऑर्गेनिक याद कैसे करो, आपने लेक्चर तो बता दिया, लेक्चर तो मैंने पता नहीं 10 लोगों से देख लिया, याद नहीं होती। अब देखो ऑर्गेनिक को याद करने का बहुत प्यारा तरीका, हम बनाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन कॉपी नहीं बना सकते, पन्ने फाड़ो, फर्रे बनाओ, 20-30 पेजेस की फर्रे बनेंगे, उसको स्टार्टर कर लो और रिवाइज करो। करना क्या है, देखो मैंने ली नेम रिएक्शन की कॉपी, ठीक है दी, चलो आपके कहने पे मैंने ले भी ली। अब इसमें करना क्या है, देखो मैंने लिखा नेम रिएक्शन, पहला मान लो जैसे डार्जन्स लिखा है एनसीईआरटी में, बताओ बच्चों, डार्जन्स रिएक्शन में अब सबसे पहले मैंने लिख दिया रिएक्टेंट का नाम, प्रोडक्ट का नाम, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सॉरी मैकेनिज्म क्या है, और इसके अलावा अगर इसमें रीएजेंट है तो वो क्या है। दिया आपने डार्जन का एग्जाम्पल क्यों दिया, पढ़ना एनसीईआरटी में अच्छा जाए क्यों दिया। अब तुमको क्या किया, सबसे पहले अगर तुम ऐसे नहीं भी लिख रहे ना, तो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जिस भी तुम टीचर से पढ़ो उन्होंने पढ़ाया ही है, और जैसे कि कुछ के इंटरमीडिएट जरूर, जैसे डाइक्लोरोकार्बिन क्लोरोफॉर्म का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, राइट। अभी तक दी को याद है, देखा, क्योंकि याद नहीं की, समझी यार। अब देखो तुमको क्या करना है कि तुमको हर रोज एक प्रॉमिस खुद से करना है, कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखना कि 10 से 15 रिएक्शंस मैं पर डे रिवाइज करूंगा। पर डे का मतलब पता है, पर डे का मतलब होता है रोज, ठीक है। और कितनी बार करूंगा, 5 टाइम्स। दी ऐसा कर रहे हो पूरी दिन ऑर्गेनिक में चल जाएगा, अच्छा ठीक है दी कर लूँगा, चलो आप बोल रहे हो। और इसमें यही नहीं करना है, 5 टाइम्स में भी तुमको बाइफर्केट करना है कि तुमने किया रिएक्शन 3 बार देखकर, ठीक है, देखो ये तुम्हारी आंखें, और तुमने 2 बार किया बिना आंखों के साथ, सॉरी बिना देखे। क्या यार दीदी कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। ये ऑर्गेनिक के लिए स्ट्रैटेजी हो गया। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए देखो जो चैप्टर्स तुम नहीं छोड़ सकते वो है केमिकल, इक्विलिब्रियम की काइनेटिक्स, दोनों ही वैसे, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेम, ठीक है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख रहे हो,
डी से भी कभी कभी गलती हो जाती है बच्चों, चलो ठीक है लिख लो, ठीक है। इलेक्ट्रोकेम रिकॉर्डेड तो रहेगा, फिर काइनेटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और क्या बच गया दी, अच्छा हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम बोल रही थी, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चैप्टर इजी पड़ जाएगा तुमको, ठीक है। ये चैप्टर्स के तुम वन शॉट भी कर लोगे तो बन जाएगा। जो चैप्टर तुमको डिफिकल्ट पड़ेगा वो आएगा तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट और थर्मो। तो इन चैप्टर को थोड़ा सा टाइम दो, 2-3 दिन में कवर कर लो, पर कर लो। आयनिक करना चाहो तो भी इसको अच्छे से कर लो। पर जिनको 500 मार्क्स के आसपास चाहिए ना बच्चों, तो वो इतना मतलब फिजिकल को ध्यान नहीं भी दो, 2-3 चैप्टर कर लो तब भी हो जाएगा, ठीक है दी। और इसके भी हमको फॉर्मूला शीट बनाने हैं। फॉर्मूला शीट में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए दी, फॉर्मूला और उसके ऊपर एक क्वेश्चन पेयर मिनिमम, ठीक है दी, ओके दी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई अगर इसमें तुमने एक भी क्वेश्चन गलत किया ना तो तुमसे बड़ा पूरे संसार में कोई नालायक नहीं है। व्हेन आई से दिस, तुम नालायक हो अगर तुमने इनऑर्गेनिक गलत की। दी आपको इतना हलवा लग रहा है क्या? एक बात बताओ, तुम बायोलॉजी में 300 उम्मीद कर रहे हो, 360 में ऑलमोस्ट 80-90% क्वेश्चन सही। यहाँ पे 16 क्वेश्चन में तुमसे 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन भी उखड़ जाएंगे तब भी बहुत है, पर गलत करके नहीं आने बच्चों, क्योंकि इसका एक इनऑर्गेनिक का एक सीधा सा छोटा सा मंत्र है और दैट विल गारंटी यू 100% मार्क्स इन इनऑर्गेनिक। और सेकंड्स में करके चुटकी में से ऐसे ऐसे करके आओगे, ठीक है। चलो करते क्या दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या स्ट्रैटेजी रखी दी, करना तुमको वन शॉट है, सारे ही चैप्टर्स के वन शॉट ही करने हैं, ठीक है। और वन शॉट करने के बाद अगर तुमसे एनसीईआरटी हो पा रही है, वैसे तो टीचर्स वन शॉट में करवा देते हैं लेक्चर्स में, नोट्स में, तो एनसीईआरटी रीड कर लो एक बार, तुमको समझ में आ जाएगा अच्छे से। डायरेक्ट पढ़ोगे तो इनऑर्गेनिक नहीं ही बनेगी, ठीक है। और एक और चीज़ इनऑर्गेनिक में देखो, 4 दिन तुम लेक्चर देखो और 5वां दिन तुम स्लॉट बुक कर दो। किस लिए दी, आज बैठ के ना जितने 4 दिन में पढ़ी है ना मैंने इनऑर्गेनिक, वो आज सब का सब रिवाइज करूंगा। ये होना चाहिए तुम्हारा प्रॉपर प्लान ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर इनऑर्गेनिक, ठीक है। आया समझ में? अब हम आते हैं दी, एक चीज़ बताओ क्या, देखो जिनका भी टारगेट 500 नंबर, 450 नंबर या 520-30 नंबर है बच्चों, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी को मास्टर कर लो। इनऑर्गेनिक एंड बायोलॉजी शुड बी योर प्रेफरेबल सब्जेक्ट, ठीक है, जिनको कम मार्क्स चाहिए। और इनऑर्गेनिक को बस, इनऑर्गेनिक ऐसी है ना कि इसको बार बार देखते रहो। बायोलॉजी एक बार में थोड़ी याद हुई थी तुमको, तुमने बार बार देखा, बार बार इतनी शिद्दत से बायोलॉजी को प्यार किया कि तुमको बायोलॉजी याद हो गई। बस तुमको यहाँ पे भी वही एक सीन करना है कि तुमको बस बार बार देखते रहना, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे, दी पी ब्लॉक के बारे में बता दो। मुझे एक डाउट आया था कि दी पी ब्लॉक शायद नहीं है सिलेबस में, पी ब्लॉक है बच्चों, जेईई मेंस में भी तो क्वेश्चन आया था पी ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। तो पी ब्लॉक है और एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो देखो पी ब्लॉक में तुम क्या करोगे, जनरल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कहाँ से ऑब्टेन होता है, क्या है, कैसा है, ग्रुप और पीरियड में क्या सिमिलैरिटीज़ है, डिफरेंसेस है, कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, फर्स्ट एलिमेंट के बारे में सारी ही प्रॉपर्टीज़ तुमको आना चाहिए। ये हमारा पी ब्लॉक हो गया, ठीक। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे, दी बायोलॉजी के लिए चैप्टर्स क्या करें और केमिस्ट्री के लिए क्या चैप्टर्स करें क्या छोड़े। देखो बायोलॉजी के लिए जो तुमको चैप्टर्स करने हैं वो उसका नो एक्सेप्शन, समझ रहे हो। तुमको चाहे 500 नंबर लाने हो, चाहे 450 नंबर लाने हो, बायोलॉजी का कोई भी बंदा एक चैप्टर भी छोड़ के नहीं जाएगा। अगर तुम बायोलॉजी छोड़ के जा रहे हो तो तुमने फिर पूरे साल क्या किया बच्चों, ठीक है। कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ के जाओगे, नहीं आ रहा समझ में, एनसीईआरटी रट लो, बार बार पढ़ो। एक ही सॉल्यूशन, जिसको याद नहीं हो रहा उसका एक सॉल्यूशन है कि दी हम बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा, केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक में जो तुमको करना है, अल्डिहाइड कीटोन, बायोमोलिक्यूल, अल्कोहल, फिनॉल्स, दिस आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक। दी 11th भी तो आता है वो थोड़ा सा वेटेज वाइज, मतलब वो तुमको बहुत टाइम ले लेगा, तो प्रेफरेबली भी तुम पहले इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लो, वन शॉट देखो पहले, फिर एनसीईआरटी रीड करो इस चैप्टर्स की, इन तीनों चैप्टर्स की। बायोमोलिक्यूल क्यों बोला दिया आपने, तो छोटा है, बिकॉज वो एक छोटा चैप्टर तुमको एक क्वेश्चन 4 नंबर करवा के जाएगा, तो क्या फर्क पड़ रहा है, तुम एक बड़ा लेंदी से चैप्टर कर रहे हो उससे 4 स्कोर कर रहे हो, या एक छोटा चैप्टर कर रहे हो उससे 4 स्कोर कर रहे हो। इवन इट्स बेटर ना कि हम छोटे चैप्टर से 4 स्कोर करें, ठीक है। अब माता मान नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दी, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या करें, मैं तुमको बता दिया, इलेक्ट्रोकेम, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। और अभी एक चैप्टर इसमें यहाँ छूट गया था, तो वो था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक। फिर आता है हमारे पास तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या करूँ दी, पी ब्लॉक हमेशा का एज यूजुअल द मोस्ट वेटेड चैप्टर। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन भाई बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एक तो तुम्हारे ऑक्सीडेशन नंबर पे आएगा, फिर एक तुम्हारा आइसोमर पे आएगा। कुछ नहीं याद हो रहा है ना आइसोमर, बेटा एनसीईआरटी का आइसोमर याद कर ले, जितने भी एनसीईआरटी में दिए ना उसका आइसोमर याद कर ले, दैट्स इट। और फिर आता है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग, गारंटीड ये क्वेश्चन, ये चैप्टर तुमको 3 से 4 क्वेश्चन दे के जाएगा। इसीलिए अगर नहीं बन रहा है
तो मैं तुमको बताती हूँ केमिकल बॉन्डिंग सॉल्व करेगा। देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे बॉन्ड ऑर्डर पे आएगा, तुम यूट्यूब पे जाओ, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर करके डालना, बॉन्ड ऑर्डर निमोनिक, बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक, कुछ भी एक टॉपिक डालना, तुमको बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक मिल जाएगा एंड बस उसको एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। हल्के में कर पाओगे बॉन्ड ऑर्डर। तो ऐसे ही हर टॉपिक के VSAPR थ्योरी के कुछ ट्रिक है ना, अलग अलग थ्योरी के कुछ ट्रिक्स है, तो वो आराम से कर पाओगे। तो ये तुमको करना है। P ब्लॉक कोऑर्डिनेशन केमिकल छोड़ के नहीं जाना है। DNF ब्लॉक उसको भी करना है यार। 4-5 चैप्टर में भी तुम पूछ रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है। इनऑर्गेनिक पूरे बच्चे हर बच्चे सब कुछ करके जाएंगे। अब आता है बस तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, दी माय फेवरेट सब्जेक्ट। कोई भी नालायक यहाँ पे ये नहीं बोलेगा दी कि फिजिक्स मेरी फेवरेट नहीं है। फिजिक्स शुड बी योर फेवरेट सब्जेक्ट। है नहीं है कैसे नहीं पता, पर तुम्हारा ब्रेन पर्टिकुलरली इस चीज़ से रीप्रोग्राम हो चुका है बच्चों की, दी फिजिक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। क्यों मैथ्स नहीं थी ना, पास हुई ना तुम मेरे बोर्ड्स में, वैसे ही तुम इधर भी पास होगे। बार बार मैं तुमको बोलती हूँ ना, जब भी पढ़ने बैठो जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको ऑपोजिट करके अफर्म करना स्टार्ट करो। भाई कितनी वीडियोज़ है, कितने रिसर्च पेपर है, कितने जर्नल्स है जो कि एफर्मेशन की वैल्यू बताते हैं। तुम शुरू तो करो रिपीट करना, तुम्हारी जर्नी तो एक हफ्ते में बदल जाएगी। एंड व्हेन आई से दिस, तुम पढ़ने से पहले अगर तुम 50 बार बोल लो कि दी फिजिक्स बहुत ईजी है, मेरे फिजिक्स बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, थोड़ा थोड़ा करके ना तुम्हारा पर्सपेक्टिव ब्रेन बदलने लगेगा, क्योंकि जो यहाँ है वही रियलिटी है। एंड दिस अ सिंपल कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि दी कोई ऐसे वो फेक बातें कर रही है या दी ब्लाइंड बातें कर रही है, दी मेडिकल स्टूडेंट लोग कैसी बातें कर रही है, कोई मैजिक नहीं है। इट्स अ टोटली एंटायरली लॉ। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने अफर्मेशन से अपने सबकॉन्शियस को दोबारा वायरिंग करो। नहीं टाइम नहीं आता, टाइम लगने में तुम 5 मिनट टाइमर लगा लो, 5 मिनट में तुम जितना बोल पा रहे हो अफर्मेशन उतनी बार बोलो। ठीक है, करना क्या दी, इसमें तुमको 2 तरह के लेक्चर्स देखने हैं, एक लेक्चर का तुम्हारा डिटेल और एक लेक्चर का तुम्हारा वन शॉट। ठीक है, अब वन शॉट किसके करने दी, देखो वन शॉट यूनिट एंड डायमेंशन के कर लो। इसके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों पेपर में, क्या, एक तो स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर पे, ठीक है दी, और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे एरर पे, आ ही रहा है पेपर में 24 में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारा मॉडर्न में क्या कर दी, देखो अल्फा बीटा गामा हटा दिया गया ना, तो वैसे भी पहले अच्छा वेटेज बनता था, अभी भी अच्छा ही वेटेज बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट इतने छोटे इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे। मैं अगर मेरे को टाइम मिलेगा ना तो मैंने वो जो रेडियो एक्टिविटी वाला था ना, ई वाला, वो मैंने एक निमोनिक से याद किया था, लैम्डा वाला एक ट्रिक से याद किया था, तो मैं तुमको किसी दिन शेयर कर दूंगी, बताना यार फिजिक्स के मेरे पास भी कुछ ट्रिक है, ऐसा नहीं है कि दी को बिल्कुल ही फिजिक्स नहीं आती थी यार थोड़ी बहुत। ठीक है, अब आते थर्मल की भी वन शॉट कर लो। थर्मल में तुमको सबसे ज़्यादा जो याद रखना है वो है तुम्हारा यूनिट। दिस इज द मोस्ट प्रायोर थिंग यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर इन थर्मल फिजिक्स। ठीक है, फिर आता है हमारे पास EM वेव्स, प्लीज़ इसको वन शॉट से कर लो। इसके NCERT भी रीड कर लोगे ना, तब भी तुम अच्छे से इसको कर ले जाओगे। नहीं आ रहा भाई, इससे तो बहुत छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। और फिर फाइनली आता है दी हमारे पास मैग्नेटिज्म एंड मैटर, डिप है ना, अर्थ का पोल, ये पोल वो पोल, भाई बहुत छोटा छोटा चैप्टर है। ट्रस्ट में इसका जो क्वेश्चन होगा ना वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा, डायरेक्ट, और इवन इसके तो कुछ डायरेक्शन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डिप का फॉर्मूला है ना, और क्या क्या चीज़ें थी यार इस चैप्टर में भूल भी गया। ठीक है, तो इनके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे अल्टीमेटली, मुझे आपको कहना ही है। अब देखो दी मैं वन शॉट किस लेक्चर्स के नहीं कर सकता, या मुझे ऐसे कौन से लेक्चर हैं जो करने ही हैं और उनके वन शॉट नहीं देख सकता, इसका सॉल्यूशन देखो। इसका देखो, सबसे पहला करंट, कोई बच्चा इसका वन शॉट करके नहीं जाएगा, क्योंकि 2022 के पेपर में 32 मार्क्स का क्वेश्चन आया। भाई सोचो अगर कोई बंदा 32 मार्क्स को, मतलब ये चैप्टर करके गया होता ना 22 में, तो 32 मार्क्स तो कंफर्म थे। अरे नहीं तो 28 तो कंफर्म थे। तो ये तुम को भी वन शॉट में नहीं करोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ थर्मल इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट को वन शॉट में नहीं करोगे, भले ही ऐसा करो तो ये डिफिकल्ट लगती है इलेक्ट्रोस्टैट। एक दिन में 1 लेक्चर करो, 2 लेक्चर करो बस, दिन लंबा खिंच जाएगा, लेकिन प्रॉपर उसको रिवीजन हो जाएगा। जब अगले दिन जाओ तो आज वाला लेक्चर रिवाइज करो, तीसरे दिन जाओ तो पहले दिन दूसरे दिन वाला लेक्चर रिवाइज करो, समझ लो, तब जाके तुम्हारी फिजिक्स स्ट्रेंथ बनेगी। हम एक बार में इतना डर जाते हैं कि हम दोबारा एफर्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैट और करंट और ऑप्टिक्स तीनों 12th के चैप्टर्स, इनको तुम बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाओगे और वन शॉट भी नहीं देखोगे इनके करोगे तुम प्रॉपर डिटेल्ड लेक्चर्स। ठीक, ओके दी। अब आते हैं हमारे पास NCERT। फिजिक्स में मैं किसकी NCERT पढ़ूँ दी, बताते हैं। ठीक है, देखो फिजिक्स में जो तुमको NCERT पढ़नी है, क्यों पढ़नी है दी, पहली बात तो तुम्हारे थ्योरी वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और अगर तुम फिजिक्स की थ्योरी गलत करके आते हो तो तुम नालायक हो, क्योंकि फिजिक्स की थ्योरी का सिंपल स्ट्रैटेजी समझ लो कि सिंपल सा वो एक ही जगह से उठ के आता है। वो है तुम्हारा क्या, एक होगा तुम्हारा पॉइंट्स टू पॉन्डर। तो तुम जो फॉर्मूला शीट बनाओगे या तुम NCERT खोलो या नहीं खोलो फिजिक्स की, पॉइंट्स टू पॉन्डर सारे एक एक पेजेस लेते जाओ, सारे पॉइंट्स टू पॉन्डर छोटे छोटे करते हैं हैंडराइटिंग में भी लिख लो, हर दीवार पे चिपका दो। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हारा 12th का चैप्टर है
12th की पार्ट 2 की एनसीईआरटी है, उसको तुम कंप्लीटली एनसीईआरटी करके जाओगे, रीड करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम यूट्यूब पे डालोगे ना कि वन शॉट फिजिक्स एनसीईआरटी हाईलाइट, तुमको वो भी टीचर्स बहुत सारे दिखा देंगे। तो 12th की एनसीईआरटी पार्ट 2 करके जाना एनसीईआरटी से, ठीक है। और इसके अलावा दी फॉर्मूला शीट बनानी है, अभी भी फॉर्मूला शीट बनानी है बच्चों, क्योंकि एक दिन पहले तो तुम पूरी किताब कॉपी रिवाइज करके जा नहीं सकते। फॉर्मूला शीट में क्या लिखूँ दी, सबसे पहले लिखना है फॉर्मूला, दूसरा क्वेश्चन उस फॉर्मूले पे एक कम से कम, और तीसरा पॉइंट्स टू पॉन्डर। बस ये तुम्हारा बन जाएगा परफेक्ट फॉर्मूला शीट, एंड दिस इज समथिंग लाइक यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड व्हेन आई ट्रस्ट से दिस, यू कैन ट्रस्ट मी। और इससे तुम थ्योरी के क्वेश्चन तो कर ही लोगे, और ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में थ्योरी आएगी नहीं, बेयर मिनिमम 4-5 क्वेश्चन तो थ्योरी रहेगा ही रहेगा। यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स देख लेना, कुछ कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, जैसे एरर वगैरह वाले चैप्टर में ना ग्रेविटेशन वगैरह है ना, और इप्सिलॉन वगैरह के कांस्टेंट रट ही लो, अगर पॉसिबल है तो रट लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। कुछ चीज़ें हमको अभी एग्जाम में पास करना है, हमको रटना पड़ेगा, हम रट लेंगे, ठीक है। वैसे भी तुमको यहाँ आके फार्मा रटनी पड़ेगा, दी आप कुछ ज़्यादा ही फार्मा से नाराज़ हो, एब्सोल्युटली नाराज़ हो। अब फाइनली आते हैं हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कि दी यार एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बच गया, पूरा दिन ओवर थिंकिंग में निकल जाता है, लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ एंजाइटी, है ना। और ऐसा लग रहा होता है कि एग्जाम नहीं हुआ तो क्या, इस साल भी नहीं हुआ तो क्या करूँगा दी, 1 साल ड्रॉप हो गया, 2 साल ड्रॉप हो गया, घर वालों के ताने, बाहर वालों के तानों, पता नहीं कितनी ही चीज़ें लाइफ में ऐसी चल रही है जो कि डिफ़िकल्ट हो रही है मेरी, जो मुझे डिफ़िकल्ट कर रही है दी, हाउ टू डील विद इट एंड हाउ टू अट्रैक्ट माई रिजल्ट टुवर्ड मी। एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तुम पता है तुमको विश्वास होगा नहीं कि दी यार ये आप क्या फेक बातें करो, अंधविश्वास की बातें करो, बट इट्स ट्रुथ कि देखो जो चीज़ तुम्हारा सबकॉन्शियस मानता है वही तुम्हारी रियलिटी होती है, दैट्स अ सिंपल फैक्ट, ठीक है। अगर तुमने अपने सबकॉन्शियस को मनाया है कि दी ये ईजी है तो ये ईजी है, भले वो मेरे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस उस प्रोसेस को लेके कुछ और सोचता है, दैट्स अ सिंपल प्रोसेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब दी हमको अपनी चाहिए, मेरे को नीट 2024 में एक सीट, मैं इसको करूँगा कैसे, इसको तुमको करना क्या है, तो मैं तुमको 2 टेक्निक बता सकती हूँ। मैंने पर्सनल लेवल पे जो फॉलो किया वो था स्क्रिप्टिंग, ठीक है। और यार मैं तो पता है पर्टिकुलरली उन बंदों में से थी, मतलब जिसको जब तक वो गोल नहीं मिलता तब तक मुझे बोलना पसंद है, लिखना पसंद है, कोई दिक्कत नहीं यार, 10 मिनट इन्वेस्ट करके अगर मुझे मेरा गोल मुझे पास में मिल रहा है तो व्हाट कैन बी बिगर देन दिस, राइट। तो तुम्हारे लिए भी तुमको बोलूँगी, और अगर तुमको लग रहा है कि टाइम नहीं है तो एफर्मेशन, रोबोटिक एफर्मेशन कर सकते हो कि चलते फिरते, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे नीट 2024 की एक सीट मिल गई, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी एंड आई लिटरली फील द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वॉट एवर जो तुमको फील हो रहा है उसको बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। ये मत सोचो कि दी यार, मैं तो दिमाग में भी चल रहा था कि भाई तू रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारा कॉन्शियस है ना, तो कॉन्शियस तुम्हारे इनिशियल हर थॉट को रिजेक्ट करता है, जो तुमको लगता है कि ये मेरे सबकॉन्शियस पे नुकसान करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए आज तक डिफिकल्ट था नीट का एग्जाम, अब तुम बोल रहे हो कि दी मुझे नीट 2024 की सीट मिल गई, अभी तक तुम कल तक बोल रहे थे दी नीट 2024 की जो सीट थी है वो इतनी डिफिकल्ट है, कट ऑफ ज़्यादा है, मार्क्स ज़्यादा, ये ज़्यादा वो ज़्यादा, आज तुमको आसान लगने लगी, तो तुम्हारा ब्रेन रिजेक्ट करेगा बच्चों। लेकिन जब एक झूठ को एक बार बोलो तो तुम नहीं मानोगे, 50 बार बोलो तो तुम सोचो कि यार ये इतनी बार बोल रहा है, कुछ तो रीज़न है, और अगर 100 बार बोल दे तो तुम झूठ भी मान लोगे, राइट। ऐसे ही हमारा कॉन्शियस भी काम करता है, एक बार बोलने में तुमको डंडे मार के भगाएगा, ठीक है, तुम्हारे थॉट को, फिर 50 बार में बोलेगा यार ठीक है ये तो भटकता ही रहेगा, इसको रहने दे, और जब 100 बार बोलोगे ना तो शायद वो मानने भी लगेगा कि अच्छा हाँ ये रियलिटी है। अब दिक्कत क्या होती थी, फिर फेल क्यों होते बच्चे, क्योंकि बच्चे कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। हमारे सबकॉन्शियस के रीप्रोग्रामिंग का इकलौता तरीका है वो है कंसिस्टेंसी। हम पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं रह रहे, आप एफर्मेशन कंसिस्टेंट बोल रहे हो, चाहिए कि नहीं चाहिए, सीरियस हो कि नहीं हो। एक चीज़ खुद से पूछो यार बच्चों, 5 मिनट का टाइम लगा के, 5 मिनट का एफर्ट लगा के, अगर तुमको तुम्हारा गोल इतनी आसानी से मिल रहा है, लाइक तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है ना वो बदल गया ना, तो तुमको अगर 12, 13, 14 घंटे की पढ़ाई भी अगर तुमको पर डे करनी पड़ रही है ना तो तुम कर लोगे। क्यों पता है? क्योंकि इस दुनिया में सबकॉन्शियस माइंड से ज़्यादा कोई पावरफुल चीज़ नहीं है। व्हेन आई से इट, ट्रस्ट इट, कि अगर तुम्हारा एक बार सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम हो गया कि मैं तो ये काम करूँगा या मेरे लिए तो ये काम आसान है, तो समझो आसान है। कॉन्शियसली नहीं, कॉन्शियसली तुम बहुत पॉजिटिव हो, दी आई विल क्रैक नीट 2024, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ये, ऐसे तो ये भी कंडीशन नहीं है तुम्हारी, लेकिन कॉन्शियसली से कुछ नहीं होता। जो अल्टीमेट काम होता है वो तुम्हारे सबकॉन्शियस है। तुम्हारी बॉडी का हर सिस्टम खुद ब खुद चल रहा है, बिकॉज इट इज़ प्रोग्राम्ड बाय योर सबकॉन्शियस, इट इज़ मेंटेन्ड बाय योर सबकॉन्शियस। तो अपने सबकॉन्शियस को थोड़ा अपने फेवर में लेके आओ। करना क्या है तुमको, यार बॉटल नहीं दिख रही, वो दिखाता हूँ, चल ये ले लेते हैं। देखो तुम्हारे पास बॉटल है, सुबह सुबह उठो, पानी भरो इस बॉटल में, होल्ड दिस वाटर। होल्ड क्यों करने दी? तुम्हारी एनर्जी जो वाइब्रेशन है वो इस वाटर को जाएगी। और जापान के एक साइंटिस्ट ने ये रिसर्च करके बताया था कि बच्चों वाटर के पास खुद की मेमोरी होती है, और वाटर अपना शेप ह्यूमन इमोशंस के साथ चेंज करता है।
वाओ, इट्स अ गुड थिंग। अगर मैं अच्छा बोलूँगा तो वाटर की ज्योमेट्री अच्छी हो जाएगी। ट्रू, वाटर की ज्योमेट्री अच्छी हो जाती है। हमको क्या करना है, वाटर को होल्ड करना है, ठीक है, इसको अच्छे से होल्ड करना है। एक बार आंखें बंद करनी है और एंड गोल विजुलाइज करने की जगह तुम ये विजुलाइज करो, दी मैंने आज इतना पढ़ा, ठीक है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा करके। और विजुलाइज ऐसा नहीं करना कि दी होगा फ्यूचर में, ऐसा विजुलाइज करो हो रहा है अभी। विजुअलाइजेशन इज नॉट अबाउट इन फ्यूचर और इन पास्ट, इट इज देयर इन प्रेजेंट। दैट इज माइंडफुलनेस काइंड ऑफ थिंग कि आज है जो है, मेरे को मेरा गोल मिल गया। तुमको डेस्परेशन रहेगा, तुमको तुम्हारी नीट 24 सीट मिल जाएगी, तुम बोलोगे भगवान दिलाते भगवान दिलाते भगवान, नहीं बोलोगे ना। अल्टीमेटली तुम क्या बोलोगे, यार मिल गया यार, आई एम सो ग्रेटफुल। भाई तुम सोचो वो दिन इमेजिन करो जिस दिन तुमको तुम्हारा कॉलेज मिल गया। अरे कोई नहीं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, जो भी तुम कैटेगरी हो, जो भी कुछ है, जिस भी कैटेगरी में हो तुम, तुम्हारी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई, तो सोचो जिन्होंने एम्स लेवल पढ़ाई की, एम्स मिल गया, तो सोचो क्या फीलिंग होगी। बस वो फीलिंग तुमको उस वाटर के साथ होल्ड करनी है। पानी लो, अपनी एफर्मेशन भले खोल के बोलना है, खोल के बोलो, ऐसे पकड़ के भी बोलोगे तब भी एनर्जी ट्रांसफर होगी। क्या, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कि मुझे नीट 2024 की सीट मिल गई। आई एम लिटरली ब्लेस्ड। पता है, मैं तुमको विश्वास नहीं होगा, आई विल टेल द स्टूडेंट, मैंने पता है 100 बच्चों के ना थॉट प्रोसेस में चेंज देखा है सिर्फ 1-1.5 हफ्ते से ही करने से। और मैं बताऊंगी तुमको, मैं कोशिश करूंगी उनको कि वो लिखे ये चीज़, है ना। मैंने लिटरली हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के थॉट प्रोसेस में चेंज देखा है। तो वाई यू आर नॉट गिविंग अ ट्राई, करके देखो यार, ज़िंदगी बदलने की बात, करियर बदलने की बात है, डू इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको बोलूँगी कि पढ़ने से पहले तुमको जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है वो है जंप और वॉक। क्यों दी? क्योंकि जैसे ही तुम जंप या वॉक करते हो तुमको पसीना आने लगता है, तुम्हारा कार्डियो एक्टिविटी हाई हो जाता है, तो ब्लड सप्लाई टू योर ब्रेन इंक्रीजेस। और जैसे ही तुम्हारा ब्लड सप्लाई ब्रेन में बढ़ गया तो समझो तुम्हारा हिपोकैम्पस दोबारा एक्टिवेट हो गया, तैयार हो गया याद करने के लिए, तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थिक हो गया, तुम्हारा कॉर्पस कैलोजम जो थिक हो गया। तो सोचो कितने फ़ायदे। मेडिटेट करने के लिए मैं बोलती हूँ यूजुअली, अभी नहीं बोलूँगी क्योंकि पता है मुझे अभी मेडिटेशन इफेक्ट देने में 8 हफ्ते लगा था, तब तक तुम एग्जाम दे के आ जाओगे और मुझे ही बोलोगे थी कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेडिटेशन का। होता है बच्चों, जिंदगी बदल जाएगी, थॉट प्रोसेस बदल जाएगा, पर अभी मत करो। चलो ठीक है, अभी एफर्मेशंस पे ही मेडिटेट कर लो, विजुअलाइज कर लो, वही एक तरह का मेडिटेशन। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुमको बोलूँगी कि पढ़ते से पहले ना प्रेस द टिप ऑफ योर फिंगर, ये हर एक फिंगर की टिप को प्रेस करना सीखो। वाई दी? क्योंकि द फिंगर हैज़ द एक्सॉन एंडिंग्स एंड नर्व्स एंडिंग। अब होता क्या कि तुम अगर लेफ्ट फिंगर को स्टिमुलेट करो, राइट ब्रेन स्टिमुलेट हो रहा है, राइट फिंगर को स्टिमुलेट करो, लेफ्ट ब्रेन स्टिमुलेट हो रहा है। पढ़ने से पहले 5-10 मिनट। और एक और चीज़, बचपन में देखा है टीचर्स कान पकड़वाते हैं, तो होल्ड योर टिप ऑफ दी, क्या बोलते हैं यार इसको, कान, ईयर, ठीक है, एंड जस्ट प्रेस इट एंड इट विल डू 2 थिंग टू यू। सबसे पहला तो तुम्हारी मेमोरी इंप्रूव करेगा धीरे 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 धीरे, और दूसरा तुम्हारे चेहरे के एक्ने हट जाएंगे। हिंदी आ रहा है, एक्ने वैक्ने हटाओ, है ना। बट लिटरली ट्रस्ट मी, ये होता है, रियलिटी है। तो ये वीडियो इतना ही था। तुम्हारे इसके अलावा अगर कोई डाउट बचते तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और बस ये छोड़ के कि दिया बहुत फ़नी हो, हाँ मैं हूँ फ़नी, ठीक है। और जैसा लगा वीडियो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड तुमको अगर डाउट होते तुम टेलीग्राम पे पूछो बच्चों। मैं तो अब टेलीग्राम पे वीडियो मैसेजेस भेजने लगा हूँ कि भाई मैं नहीं लिख सकता इतने टेक्स्ट, तू सुन ले ऑडियो, तू सुन ले वीडियो, है ना। तो तुमको अगर डाउट हो रहा है, ऐसा लग रहा है दी कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर करनी है, आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू, तुम टेलीग्राम में बता सकते हो, कोई इशू नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। हाँ बट ये है कि दी जैसे एग्जाम से फ्री हो जाएंगे फिर दी एक बार अप्लाई देंगे, क्योंकि दीदी के प्री यूनिवर्सिटी चल रहा है, ठीक है। और मुझे इस वीडियो को इंग्लिश बनानी है बिकॉज एक बच्चे का रिक्वेस्ट था, तो आई कैन नॉट डिनाई इट, कोशिश करूँगा अभी जस्ट एग्जाम हो जाए उसके बाद, ठीक है। और इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और बच्चों टाइम बहुत कम बच गया है, बस इतना कर लो कि तुमको एग्जाम के बाद रिग्रेट नहीं हो। दैट्स इट, दैट्स अ सिंपल स्ट्रैटेजी। मैं तुमको बोलूँगी इतना कर लो बस कि तुमको एग्जाम के बाद दोबारा रिग्रेट नहीं देना पड़े। दैट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।